कीर्तिमान प्राप्त द मैजिक मैन एन चंद्रा पटेल। आपका अपना पटेल, यत्र तत्र सर्वत्र। द मैजिक मैन एन चंद्रा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल द मैजिक मैन एन चंद्रा। नमस्कार मित्रों, ये है मेरी कहानी के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक कहानी इस पटल की कहानी है। एक कहानी इस पटल से जुड़ी हुए उन सारी संचालिकाओं की कहानी है जिन्होंने अपनी मेहनत से इस पटल को यहाँ तक लाया है। आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ, एक पटल की सबसे कम उम्र की जो एक दो एंकर्स है उसमें से एक है, और बताते हुए बड़ी खुशी है कि इस पटल के जो शानदार 5-6 एंकर है उसमें से मैं उनका एक नाम लेना चाहूंगा। आमतौर पे इंटरव्यू लेती है, आमने सामने नाम का एक प्रोग्राम देती है, और जिनके भी इन्होंने इंटरव्यू लिए उन सभी की उनके बारे में जो राय है वो उनके व्यक्तित्व को दिखाती है। तो मैं उनकी रचना पहले पढ़ता हूँ, फिर उनको बुलाता हूँ। बहुत अच्छी रचना लगी मुझे और मुझे लगता है आप सभी को भी अच्छी लगेगी। जायका कड़वा अपनाना जरूरी था क्या? सिर्फ सच ही सुनाना जरूरी था क्या? रूहे आई ईमान बेईमानी से पूछते हैं, मुझे सरेआम रुस्वा करना जरूरी था क्या? रोशनी मांगने आए थे जो लोग मुझसे, रोशनी मांगने आए थे जो लोग मुझसे, है खुदा मेरा मोम बन जाना जरूरी था क्या? किसी को नहीं अब इनाम की तलब, किसी को नहीं अब इनाम की तरफ है, फिर भी अपनी किस्मत आजमाना जरूरी था क्या? अब छोड़ दे विनीता, ये घर का काम नहीं, रूह को जिस्म का कैद खाना जरूरी था क्या? रूह को जिस्म का कैद खाना जरूरी था क्या? स्वागत विनीता जायसवाल जी। विनीता जी, बहुत आभार। जिन लोगों के जुड़ने से मैं बहुत गर्वित हूँ उसमें से एक आप। तो पहले तो ये बताओ कैसा लग रहा है यहाँ आके? आज ये है मेरी कहानी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि आज वो मेरे साथ, मैं हमेशा आमने सामने कार्यक्रम करती हूँ और हर एक नए चेहरे के साथ सबको मंच से अवगत कराती हूँ। आज सर ने मुझे अकिंचन को इस योग्य समझा है कि मंच के आमने सामने मैं हूँ और मैं अपना परिचय दे सकूं। तो सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगी सर का, और बहुत अच्छा लग रहा है आज के इस कार्यक्रम में आकर। और साधुवाद इस कार्यक्रम के सूत्रधार कर्ता धर्ता सर को, और जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, जो संकल्पना है बहुत अच्छी संकल्पना है, ताकि जो एक परिवार है, परिवार के हर सदस्य से परिचय हो पाए और मात्र वो औपचारिक परिचय न रहे बल्कि उसमें संवेदना हो, उसमें भावना हो, उसमें अपनत्व हो, उसमें आत्मीय लगाव हो, ताकि एक दूसरे से लोग जुड़ पाए, एक दूसरे के बारे में लोग जान पाए। बहुत अच्छी संकल्पना सर, बहुत बहुत बधाई। एक मिनट, मैं मैसेज कर देता हूँ सभी को जुड़ने का। विनीता जी, अब मेरे बेटे से 2-4 साल भी बड़ी हो, मेरी बेटी जैसी होगी, और इस पटल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के समय से, उससे पहले भी, और बहुत ईमानदारी थे, सादगी से, और सिर्फ अपने काम पे फोकस करके काम करने की आपकी कार्य पद्धति। तो मैं आपको जब सवाल पूछूंगा तो पहले, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका बचपन कौन से स्टेट में गया, कहाँ पे गया, कौन से गांव में गया, कैसा रहा उस सारा वाकया? सर, मैं पश्चिम बंगाल से संबंध रखती हूँ और मेरा जन्म यहीं से है, पश्चिम बंगाल से। संयोग से मैं अभी भी वहीं पर हूँ क्योंकि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं।
तो यहाँ आना हुआ। और बचपन अच्छा रहा। खड़गपुर एक शहर है, आईआईटी के नाम से भी जाना जाता है, और पहले वह विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता था। तो खड़गपुर से संबंध रखती हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ, और यहीं से जीवन की शुरुआत यहीं से हुई। बचपन काफी अच्छा रहा, अच्छी स्मृतियां भी हैं और कुछ कुछ सीखने लायक स्मृतियां भी हैं। तो कुल मिलाकर सुखद है। कितनी हुई है आपकी पढ़ाई, कितनी हुई? सर मैं एमए बीएड हूँ, और 2014 में मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई। 2012 में मास्टर्स कंप्लीट हुआ, और उसके बाद 2014 जून में, मई में मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी, और 2014 जून से मैं जॉब में आ गई थी। कैंपस सिलेक्शन के थ्रू मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद शिक्षण के क्षेत्र में आई मैं 2014 से अभी तक, यानी कि 10 वर्ष मुझे शिक्षण के क्षेत्र में हो गए, और साहित्य लेकर यानी आगे बढ़ी। तो मोदी जी का और आपका कार्यकाल समांतर चल रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, तो विनीता जी, परिवार में कौन जी कौन है? लगभग। परिवार में कौन कौन है? परिवार में यही अभी वर्तमान की बात करूं तो मायके की हाँ, बात करूं तो मेरी एक बड़ी दीदी है, और मेरे बड़े भैया हैं। और ससुराल की बात करूं तो हस्बैंड है, ननद है, देवर हैं, जेठ हैं, सभी लोग हैं। और मायके में दीदी और भैया। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, विनीता जी की शादी अभी अभी हुई, 1-1.5 साल पहले। इस पटल से काम करते वक्त ही उनकी शादी हुई है। और विनीता जी, अब आप जहाँ जॉब पे हो, उस शहर का नाम क्या है? मैं जहाँ वर्किंग हूँ वो बिहार का एक शहर है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। और वहीं एक छोटा सा एक कस्बा कह लो या फिर एक शहर कह लो, डिहरी ऑन सोन है। और वहीं एक एनटीपीसी का प्लांट है, और उस एनटीपीसी के प्लांट के स्कूल में ही, जो कि श्री श्री रविशंकर जी का विद्यालय है, मैं वहीं पे कार्यरत हूँ अभी। उससे पहले मैं नवोदय विद्यालय में थी 7 वर्षों तक। अ, नवोदय विद्यालय में मैंने साउथ में काम किया लगभग 7 वर्षों तक। उसके बाद विवाह के कारण मैं बिहार आई, और यहाँ अभी एनटीपीसी के स्कूल में कार्यरत हूँ। विनीता जी, आपकी पढ़ाई में आपकी भाषा हिंदी थी क्या? हाँ, हिंदी मेरा विषय रहा। ग्रेजुएशन से मैंने हिंदी को अपना मेन विषय, जो मुख्य विषय होता है, मैंने वो बनाया था। अंग्रेजी माध्यम से मैंने पढ़ाई की ग्रेजुएशन से। बीएड अंग्रेजी माध्यम से था। लेकिन जो मेरा मूल विषय था वो साहित्य, हिंदी साहित्य था। मास्टर्स भी मेरा हिंदी साहित्य में ही रहा। अब हम आपके लेखनी पे आते हैं। कब से शुरू हुआ है कि आप एक कविता आपके अंदर है, और वो बाहर आए, कैसे लगा? परिवार में कोई ये था क्या, उसका माहौल था क्या, पिताजी माताजी? नहीं सर, पारिवारिक माहौल लेखन से संबंधित बिल्कुल नहीं था। मैं पहली ऐसी लड़की हूँ अपने घर की जो लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ी। या आगे आगे बढ़ी भी मैं नहीं कहूंगी, ये स्टेटमेंट भी देना उचित नहीं है। मैं प्रयासरत हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो लेखन की शुरुआत लगभग +2 में जब मैं थी, तो मुझे इच्छा होती थी लिखने की। थोड़ी बहुत लिखने की कोशिश मैंने +2 में की थी, लेकिन छपने की जो बात है, जो मूल रूप से प्रकाशन मेरा ग्रेजुएशन से हुआ। तो ग्रेजुएशन में जो मैंने रचना लिखी थी वो मेरी प्रकाशित हुई थी, और मेरे खुद के जो प्रोफेसर थे उन्होंने खुद प्रकाशित करवाई थी मेरी रचना। उस समय हमारे शहर में, खड़गपुर में, एक पत्रिका चली थी जो नवांकुरों के लिए थी, नव युवकों के लिए, युवतियों के लिए थी। तो सर ने मेरी रचना वहां प्रकाशित कराई थी। कहा था उन्होंने मेरी हौसला अफजाई करने के लिए कि तुम अच्छा लिख रही हो, आगे भी तुम अच्छा करोगी। उसके बाद मैंने मास्टर्स में भी बहुत कुछ लिखा। बीएड में जब मैं गई तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड मैंने किया। वहां पे सारे राज्य के, भारत के सारे राज्य के स्टूडेंट्स थे।
तो वहां पे मैंने सेकंड रैंक लाया था लिखने में। तो ऐसे लेखन की शुरुआत धीरे धीरे होती गई। आपको पहली रचना याद है? यदि आप सुनाना चाहेंगे तो अच्छा लगेगा। पहली रचना मुझे याद तो पूरी तरीके से नहीं है। मैं ढूंढने की कोशिश कर सकती हूँ अभी। ये शायद अभी मेरे पास वो मैगजीन में छपी थी, एनसीईआरटी के मैगजीन में छपी थी, और वो अरे एनसीईआरटी वाह! की लाइब्रेरी में रखी गई थी। उसकी एक मैगजीन की कॉपी मुझे मिली थी, लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है। मेरे कार्य क्षेत्र में वो है। तो मैं जरूर एक दिन वो रचना आपको सुनाऊंगी, जो मेरी पहली अ, रचना थी। आपको यानी ऐसा कह सकते हैं कि आपकी लेखनी को आपके गुरुजनों ने, आपके प्राध्यापकों ने पहले कैच किया कि भाई ये अच्छा लिख सकती है, इसकी रचना प्रकाशित होनी चाहिए। जहां आप रहती हो, मुझे लगता है वो भोजपुरी एरिया है, बिहार या बंगाल का वो पार्ट जहां आप रहती हो। तो मैंने देखा है वहां पे रहने वाले आमतौर पे सभी लोगों की भाषा में भोजपुरी टच होता है, लेकिन आपकी हिंदी बिल्कुल शुद्ध है। और आपकी हिंदी के बारे में मुझे बहुत लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे भी बोला है, जैसे आदरणीय हरीश नवल सर, शोभा खंडेलवाल जी, इन्होंने बोला कि इनकी हिंदी को देख के कभी लगता नहीं कि ये भोजपुर से है या बिहार से है या बंगाल के उस कोने से या भोजपुरी बोली जाती है। तो ये कैसे हुआ? सर, अक्सर होता है ये लोगों के साथ कि जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसका थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे पड़ जाता है, जिससे लोग पहचान जाते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन मैं यहाँ से, बंगाल से जन्मी, उसके बाद आंध्र प्रदेश में रही, उसके बाद बिहार में रही, लेकिन थोड़ा सा इस पर मैंने वर्क किया है। पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन पे खासा ध्यान रखना। ये थोड़ी सी मेहनत इस पे करनी पड़ी, ताकि जब आप नॉर्मल एक सामान्य व्यक्ति हैं तो चल जाता है, लेकिन जब आप शिक्षक होते हैं किसी भी भाषा के, अगर आप शिक्षक हैं और आप उस भाषा में पारंगत नहीं है, मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी कि बेटा इसका उच्चारण ऐसा नहीं ऐसा होता है, अगर अगर मैं खुद ही गलत उच्चारण करूंगी तो वो शिक्षक की परिधि में ऐसे व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि आते हैं। क्योंकि यदि आप शिक्षा दे रहे हैं तो वो शिक्षा सबसे पहले आप उसका अनुसरण करें, उसके बाद ही आप उन अपने भावी भविष्य को वो शिक्षा दें। तो इसके लिए वर्क किया मैंने सर, मेहनत की, और कहीं ना कहीं पारिवारिक परिवेश में भी हिंदी का थोड़ा बहुत चलन था, और आधी से ज्यादा मेरी मेहनत रही, जिसमें मैंने कोशिश की कई बार नुक्ता कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है। लोग फ्लुएंटली कहते हैं जमीन, लेकिन नहीं, वो जमीन है। जमीन और जमीन में, जमाना और जमाना में अंतर होता है। मैं बच्चों को बताती हूँ, जमाना मतलब दही जमाना हो गया, जमाना मतलब दुनिया हो गया। तो एक नुक्ता से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो भाषा के यदि आप शिक्षक हैं और अगर भाषा पर आपकी पकड़ ना हो, तो ये थोड़ा सा प्रश्न लग जाता है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है उस व्यक्ति पर। इसलिए मेहनत की सर मैंने इस पर। बहुत अच्छा लगता है आपकी हिंदी सुन के। मेरे जैसे जो लोग हिंदी बोलना सीख रहे हैं उनके लिए ये बहुत आदर्श बात बोली आपने कि जमाना और जमाना में कितना अंतर होता है। विनीता जी, आपकी हिंदी उच्चारण ये तो सब बातें हो गई, लेकिन अब आप जो जॉब करती हो टीचर का, और मैं जहां तक जानता हूँ आप बहुत वहां भी अपने काम के निष्ठा के प्रति बहुत आपका नाम है। और मेरी आपसे जब जब बात हुई है, इस बात का मुझे हमेशा ध्यान रहा है कि आप एक ईमानदार टीचर भी हो। तो उस फील्ड से जुड़ के आपको क्या मिला, उस फील्ड को आप कैसे एंजॉय करती हो, वहां काम करते हुए आपको क्या मजा आता है, वो जरूर बताओ। सर, मैंने शुरुआत में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं शिक्षिका बनूंगी, और मेरा कभी ऐसा कोई एम नहीं था। लेकिन समय का प्रवाह कहिए, वो प्रवाहित होता चला गया और मैं आगे बढ़ती चली गई और इस क्षेत्र में आना हुआ। लेकिन आने के बाद काफी सुखद सुखद अनुभव रहा,
क्योंकि जब भी कोई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें जिस कार्य को करके आपके अंतर्मन से आपको सुख की प्राप्ति हो, तो उसका अनुभव, उसका आनंद अलग ही होता है। तो जब मैं इस कार्य क्षेत्र में आई, तो सबसे पहले तो ये मुझे अपने पिताजी से मिला था कि जीवन में अपने कुछ न कुछ आदर्श और सिद्धांत होने चाहिए, और किसी भी कार्य क्षेत्र में जाने से पहले आपको उसका निश्चय कर लेना है कि आपको आगे बढ़ना है तो इन आदर्शों और सिद्धांतों के साथ बढ़ना है। तो मेरे कुछ आदर्श और सिद्धांत थे कि मैं अगर कोई कार्य करूंगी तो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ करूंगी। तो जब इस कार्य में मैं आई शिक्षण के क्षेत्र में, तो ये निर्णय मेरा रहा, और जहां भी मैं गई, जिस भी विद्यालय के साथ कार्य किया, वो लोग, जहां मैं छोड़कर आ भी गई हूँ, वो लोग आज भी मुझे याद करते हैं। और जहां आज मैं हूँ, वहां पे भी और इसका एक साइड इफेक्ट भी है। सर, आप भी एक वर्किंग है, तो आपको भी अच्छे से पता होगा कि साइड इफेक्ट क्या है, कि जो करता है वही करता है। तो जो करने वाले होते हैं वही हमेशा आगे रहते हैं, और उन्हें करना भी पड़ता है। तो यहाँ पे भी वो चीजें हैं। इसी उम्र में मैं अब तक 10 से 12 बार प्रिंसिपल रह चुकी हूँ अपने विद्यालय की, और अच्छा लगता है, एक अनुभव भी होता है, मैं इसे सकारात्मक रूप में लेती हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ी मेहनत जरूर है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। और कम समय में या समय से पहले अगर आप चीजों को सीख जाते हैं, तो वो आपकी परिपक्वता में 4 चांद लगा देते हैं। तो ये इसे रूप में सकारात्मक लोग इसे बोझ के रूप में लेते हैं कि हमें ही क्यों इतना, लेकिन इसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा और सकारात्मक अनुभव मेरा शिक्षण के क्षेत्र में रहा है और अभी भी है। विनीता जी, आपके माताजी और पिताजी नहीं शायद, तो आप कितने सालों की थी जी। जब, कितने सालों की थी जब पापा आप? का निधन 2013 में, हाँ 2013 में पापा चले गए। उनको हार्ट डिजीज था। और उसके बाद माँ थी, तो माँ 2020 में चली गई। अभी 4 साल हो गए माँ को गए, और पापा को गए। विनीता जी को थोड़ा नेट दिक्कत आ गया है, जल्दी जुड़ेंगी। लेकिन एक बात जरूर मैं सबको बताना चाहूंगा, मैं पटल से जुड़े हुए लगभग सभी लोगों की कहानी जानता हूँ, और मैं उस बात को बहुत अलग ढंग से लेता हूँ। मुझे पता है कि किसका क्या दर्द है, किसको क्या समस्या है, किसके किसको क्या परेशानी है। मुझे पता है विनीता जी फैमिली की हेड रही है। उनके माता पिताजी के बाद उन्होंने पूरा परिवार संभाला है। उनकी जिस सिस्टर की वो बात कर रही है, बड़ी सिस्टर की, उनको विनीता जी खुद संभालती है। हाँ, हाँ विनीता जी, नेट की कुछ परेशानी है, मैं समझ रहा हूँ। तो जब एक महिला इस उम्र अरे, में, इतने कम उम्र में परिवार को संभालती है, मायके को संभालती है, शादी होने के बाद ससुराल को संभालती है, जहाँ जॉब करती वहां एक शैक्षणिक माहौल को, बच्चों को संभालती है, और उसके बाद अपनी साहित्यिक बातें करती है, और उसके बाद भी एक ऐसे पटल से जुड़ती है जहाँ निरंतर काम हो। तो विनीता जी आप मेरी आवाज सुन रही है? मुझे पता है हाँ आप तो सर, थोड़ी मुझे सी। आवाज आ रही हाँ, तो आप माता पिता के बारे में बोल रही थी, बोलिए आप। है। सभी दर्शकों को लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा नेटवर्क मुश्किल कर रहा है। तो मैं चर्चा। फिर एक बार विनीता जी को दिक्कत आ रही, तो मुझे बहुत ये महसूस होता है कि इतनी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी होंगी जब इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी इंटरव्यू करना, और इतने सारे इंटरव्यू जब करती है। विनीता जी की इंटरव्यू की बात एक बता देता मैं, बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूँ। यहाँ
3 लोगों ने बहुत मेहनत से इंटरव्यू लिए है स्टडी करके इस पटल पे। 3 या 4 लोग होंगे, उसमें से मैं सबसे पहला नाम जो इस पटल की सबसे पहली एंकर रह चुकी है डॉक्टर मधु सनाडे जी, उसके बाद रेणु श्रीवास्तव जी, विनीता काम्बेरी जी और विनीता जायसवाल जी, इनके चारों के नाम लेना चाहूंगा। इन्होंने कभी भी हल्के में इंटरव्यू नहीं लिए, इन्होंने मेहनत के साथ। हाँ बोलिए विनीता जी, बोलिए बोलिए आप। जी। हाँ तो बोलिए। माता जी का निधन 4 साल पहले हुआ। पिताजी का निधन 2000 जब मैं, और वो दोनों ही दोनों का निधन हो गया था। तो जो मैं बात कर रहा था, हाँ विनीता जी, विनीता जी बोलिए आप माइक बंद मत करो, आप माइक बंद मत करो, क्योंकि आपका नेट वैसे भी बहुत स्लो है। आप जो बोल रही हो उसका आवाज हमें 4-5 सेकंड बाद आ रहा है। आप माइक शुरू करो, माइक शुरू करो। और कभी भी विनीता जी ने आज बोला और कल इंटरव्यू लिया ऐसा नहीं किया। उन्होंने वो पर्सन का पूरा स्टडी किया, बुजुर्ग हो, साहित्यकार हो, किसी क्षेत्र से जुड़ा हो। मुझे याद है उन्होंने अभी पीछे पांडे करके मैडम जो भारत सरकार में शिक्षण सचिव है, उनका भी साक्षात्कार लिया था। और उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल करके बोला था कि सर आपके पटल पे इतने बड़े लोग काम करते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो विनीता जी को फिर दिक्कत आ रही है, थोड़ा रुक जाओ। सभी श्रोताओं से निवेदन है रुक जाओ। कुलदीप कौर जी, प्रमिला किरण जी, ममता जी, रेणु जी, हाँ विनीता जी आपके नेटवर्क को बहुत दिक्कत है। तो, तो इतना स्टडी करके इंटरव्यू उन्होंने हर बार लिया है। अभी पिछले हफ्ते 92 इयर्स ओल्ड साहित्यकार का इंटरव्यू लिया था। आपने देखा होगा विनीता जी कभी ग्रुप में एक्टिव नहीं रहती, लेकिन मुझे आज तक याद है विनीता जी को कभी कॉल करके बोलना नहीं पड़ा कि कल आपकी एंट्री। उन, उनके सर काम मेरी के प्रति बात आ रही है फोकस। आपको? हाँ आवाज आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। आपको आ रही मेरी आवाज? विनीता जी आपको मेरी आवाज आ रही है? विनीता जी आपको मेरी आवाज आ रही है? देखो विनीता जी को जानने के लिए मैं उनकी ही एक रचना आपको सुनाता हूँ। जब तक विनीता जी को हमारी आवाज जाती नहीं है तब तक मुझे अच्छा लगता है। इतने कम उम्र में इतने सारे तजुर्बे लेने के बाद ही आदमी ये लिख सकता है, इतना जरूर अच्छा नहीं। कविता का शीर्षक है, मैंने खाली पन्नों को पढ़कर देखा है, सिर्फ अल्फाजी इकरार अच्छा नहीं। कभी फुर्सत मिले तो कूचे पर आओ, उंगलियों पर बातें शुमार अच्छा नहीं। मेरी ख्वाहिश है एहसासों को छूकर देखूं मैं
इश्क जिस्मानी यार अच्छा नहीं, सच की फितरत है मेरी, सच की फितरत है मेरी, बड़ी बदतमीज हूं मैं, झूठ का रखना खुमार अच्छा नहीं। इश्क करना तो वफा का गुरूर रखना, इश्क करना तो वफा का गुरूर रखना, होना इनाम ईमान का तार तार अच्छा नहीं, होना ईमान का तार तार अच्छा नहीं। हम कलमकार है शब्दों से दिल में जाते, हम कलमकार है शब्दों से दिल में जाते हैं, घर न पहुंचे तो कह लेना फनकार अच्छा नहीं, तो कह लेना ये फनकार अच्छा नहीं। विनीता जी की रचना बताती है कि विनीता जी में गहराई कितनी है, सोच में गहराई कितनी है। नेटवर्क बहुत दिक्कत दे रहा है विनीता जी, लेकिन आप ही की ही बातें चल रही है, आप ही की ही रचना सुना रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है विनीता जी आवाज? हाँ हाँ, एक्चुअली यहाँ बारिश अभी भी बहुत तेज हो रही है, हाँ शायद बिल्कुल। इसी वजह से नेटवर्क हाँ चल बिल्कुल। रहा है, और ये शायद आज ही हो रहा था। हाँ चलेगा चलेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम देखेंगे जितना अच्छा होगा, नहीं तो हम दोबारा करेंगे। कि क्योंकि विनीता जी मेरे बेटे से 3-4 साल बड़ी है, मेरी बेटी जैसी है, और बेटी के लिए तो एक्स्ट्रा कुछ देने में कुछ गलत नहीं रहता है, क्योंकि उसकी कहानी में एक संघर्ष और है जो बाद में आएगा, जो पिछले 1 साल में आया है। उनकी शादी हुई, और उनकी शादी थी, और यानी उनके जो जेठ जेठ थे, पति के बड़े भाई, उनकी और इनकी शादी एक ही साथ होने वाली थी। 2 शादियां एक ही मंडप में होने वाली थी, और मुझे लगता है शादी के पहले ही कुछ दुर्घटना हो गई उनके परिवार में। उनके बड़े जेठ का कुछ निधन हुआ। उसके बाद इनकी शादी कुछ डिले हुई, बाद में शादी हुई। भगवान किसी किसी के जीवन में बहुत सारे संघर्ष देता है, और बहुत ज्यादा देता है, और उसके बाद भी लोग लड़ते हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि वो जिसको ज्यादा देता है तो भगवान को पता होता है ये ज्यादा ज्यादा एक्टिव है, ये ज्यादा ताकतवर है, ये ज्यादा मेहनती है, और इसमें लड़ने की ताकत ज्यादा है, इसलिए वो संघर्ष ज्यादा देता है। विनीता जी आवाज आ रही है आपको? विनीता जी? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, मुझे आपकी आवाज बहुत टूट टूट के आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? उसके बाद उनकी शादी हुई। पिछले 4 साल 6 महीने पहले उनके पतिदेव को कुछ दिक्कत आई थी, लेकिन अब वो सब ठीक हुई। और इस सभी समय में एक बेटी के रूप में मेरे साथ थी। और मुझे बहुत गर्व है कि इतना संघर्ष करने के बावजूद भी वो इस पटल से लिए अपने डेडिकेशन से एक पल भी दूर नहीं। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है पटल पे काम करते हुए कि सर घर में कुछ दिक्कतें चल रही है, मैं 2 महीने काम नहीं करूँ। सर कुछ ऐसा चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं, मैं कुछ महीने काम नहीं करूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं किसी से, लेकिन रुकने से आपके बिगड़े काम नहीं होते। आप चलते रहो, काम होते रहे। आप रुक जाएंगे तो आपकी समस्याएं कम नहीं होंगी। समस्याओं का अपना अपना एक अनुमान होता है, वो उस वक्त तक आपके साथ रहेंगी ही, लेकिन उस पर जिस समय आप समस्याओं से जूझ रहे हो, उस समय आप यदि दूसरा कोई अच्छा काम करेंगे, दूसरे किसी काम में आपका मन लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली यू हैव गॉट पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम एवरीवेयर। और ये बेटी में मैंने वो संघर्ष देखा है। यदि आज ये इंटरव्यू नहीं हुआ तो मैं दोबारा जरूर करूंगा, क्योंकि जितने यहाँ पे
एंकर्स है मेरे साथ जुड़े हुए इस पटल पे। उनमें से जिन पे मुझे सच में गर्व है, वो उसमें से एक नाम विनीता जायसवाल जी का भी। तो अभी एक 2-5 मिनट इंतजार करेंगे, वो जुड़ेंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बहुत उत्साही थी वो, आज उनकी स्टोरी थी। और पश्चिम बंगाल के किसी गांव के किसी छोटे कस्बे से वो इंटरव्यू दे रही। जॉब बिहार में है, अपनी बड़ी बहन की जिम्मेदारी शादी के पहले से और शादी के बाद भी अपने कंधे पे ली है। इतने संघर्षों के बावजूद भी वो लड़की के चेहरे पे, उसकी बातों में आपको कभी भी निगेटिविटी ध्यान में कभी नहीं लगेगी, कभी नहीं आएगी। मुझे पता नहीं उसको मेरा ये सब बातें यहाँ करना अच्छा लगेगा या नहीं, बिल्कुल पता नहीं। लेकिन ये बातें मैं छुपा नहीं सकता, क्योंकि एक आदर्श व्यक्ति की पहचान है। इतने संघर्षों के बावजूद भी एक व्यक्ति बहुत धीरता से, गंभीरता से खड़ा रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि पिताजी का आज हो पाएगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती है। तो लगता है आज विनीता जी को सुनना अब सबके लिए सौभाग्य नहीं था। अगली बार जरूर सुनेंगे। लेकिन ऐसे ही लोगों से एक टीम बनती है, ऐसे ही लोगों से एक कहानी बनती है, और ऐसे ही लोगों की वजह से एक संस्था बड़ा नाम लेती है। ऐसे ही समर्पित लोगों को मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। विनीता जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि आज नहीं हो पाया, लेकिन अब कर भी क्या कर सकते हैं। और अब करेंगे तो उतना वो मैं उसको जानता हूँ, उनकी लिंक टूट गई तो उसको बहुत परेशानी होती है। लेकिन खुद के बल पे, खुद के मेहनत पे, बिना किसी के सहारे यदि कोई आदमी खड़ा रहता है जीवन में, वो महिला हो या पुरुष हो, बहुत बड़ी बात है। और विनीता जी को सैल्यूट करता हूँ और प्राउड ऑफ यू विनीता। और सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई संचालिका के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।